बहरहाल अब से पहले अगर किसी इलेक्टेड हुकूमत में सबसे शॉर्ट टेन्योर का एजाज किसी को हासिल था बतौर वजीर खजाना तो वो थे असद उमर, और अब लगता ऐसा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं और शायद मुल्की तारीख में जो कलील मुद्दत के वजीर खजाना बनने का जो एजाज है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के नाम होने जा रहा है। आपसे आगाज करते हैं, ऐसा क्या काम है जो इसहाक डार साहब आके कर लेंगे और मिफ्ता साहब नहीं कर पाए, या अगर यही काम करवाना था तो मिफ्ता साहब से भी करवाई जा सकता था ना, क्योंकि सारे फैसले जॉइंट लंदन से ही हो रहे थे, खाली पाकिस्तान में बैठे शहबाज साहब तो फैसले नहीं कर रहे थे, तो फिजिकली आकर यहां पर ही उनको टेक ओवर करने की क्या जरूरत पेश आई आपके नजदीक? देखिए, मुझे तो ये सियासी फैसला नजर आता है। मिफ्ता इस्माइल साहब को स्केपगोट बनाया जा रहा है, हर जगह पे कहा जा रहा है कि जी मिफ्ता ने ये कर दिया, मिफ्ता ने वो कर दिया, पर आपने खुद उस तरफ इशारा किया कि पॉलिसीज तो सारी लंदन से बन रही थी। जिस वक्त ये हुकूमत आई, इन्होंने पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा तब तक नहीं किया जब तक ये लंदन नहीं गए, तो फैसले तो सारे वहां से हो रहे थे। और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इसहाक डार साहब आएंगे तो वो चीजों को संभाल लेंगे, अब मसला ये है कि ये चीजों को उस नहज पे ले आए हैं। अब यहां से आके ये कहेंगे देखें जी आप इसहाक डार साहब आ गए, वो जितनी बुराई होनी थी वो पहले हो गई है, अब मजीद नहीं होगी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके आने से भी कोई बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली आएगी। एक सियासी नारे के तौर पे, एक सियासी गिमिक के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन गुमन साहब, डारनॉमिक्स एक बाकायदा फिलॉसफी थी जिसको 5 साल पीएमएलएन के अंदर भी क्रिटिसाइज किया जाता था, जो उनकी पॉलिसी के नाकिदीन थे, और वो काफी बड़ी तादाद में थे बाय द वे पीएमएलएन के अंदर, कि भाई जो डार साहब जिस तरह से करें मामलात ऐसी तरफ चले जाएंगे, बंद गली की तरफ इकोनॉमी जो है उसको धकेला जा रहा है। लेकिन बहरहाल वक्त ने क्या क्या नहीं दिखाया। आज एक वजीर आजम के जहाज में बैठकर जाने वाले इसहाक डार साहब दूसरे वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ साहब के जहाज में बैठकर वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या वो सिर्फ वजीर खजाना होंगे या डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, क्योंकि वो खाली कोई मामूली वजीर नहीं रहे, कभी बड़े ही खास वजीर रहे जिनके पास अपनी वजारत से ज्यादा बढ़ के इख्तियारात रहे हमेशा। देखिए, मैंने इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग के दौरान मैं कोई 4 या 5 प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस कवर किए, और खास तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे 2013 से लेकर 2018 तक, जाहिर आखिरी जो आखिर में तो आ गए थे शायद हाकान अब्बासी साहब, उससे पहले वहां पे ज्यादातर जो पॉलिसी मेकिंग लेवल के ऊपर जो फैसला साजी होती थी वो डार साहब ही किया करते थे, और डार साहब ही मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुआ करती थी उसको चेयर किया करते थे। कमोबेश हमें याद है कि एक मशहूर जमाना हम स्टोरी भी की थी कि पता नहीं कोई 50 के करीब मुख्तलिफ छोटी बड़ी कमेटियां, इवन बरी इमाम की कमेटी, लाहौर में दाता बख्श जो मजार को मैनेज करने की कमेटी, मुख्तलिफ जो कमेटीज के भी वही सरबराह थे, और ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर उनकी प्रेजेंस होती थी। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 4 महीनों के लिए वो लंदन भी उनको जाना पड़ गया था, सर्जरी थी उनकी कोई। हाँ। जी एग्जैक्टली। तो उस दौरान भी वो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने सारा का सारा मामला आगे चलाए। तो वो अगर वापस आते हैं, जो कि लग रहा है कि आ रहे हैं, बनते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि लग रहा है बन रहे हैं, तो उसके बाद फिर उनका जो किरदार होगा वो काफी ज्यादा होगा। और फिर हमें इसके ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब का कैंप है वो इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करेगा। क्या शहबाज शरीफ साहब उनको उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट किया करते थे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वो भी कहते हैं कि मेरे से ज्यादा बेहतर गवर्नेंस को कोई नहीं जानता, मेरे से ज्यादा एक्टिव बंदा कोई नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मरियम साहिबा का एक बयान भी आया था कि जो है शहबाज शरीफ साहब वो रात को सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग वोट पढ़ते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। तो अब ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे ख्याल में और भी चीज जो देखने वाली है वो यही है कि क्या जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर नए जो बनने वाले हैं इसहाक डार साहब, वो रुपए की कदर को बढ़ा पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में गलत या सही उसके ऊपर डिफरेंट आर्गूमेंट पेश किया जाता रहा है कि रुपए को उन्होंने 100 के करीब डॉलर के $1 के जो मुकाबले में रखा। आपको याद होगा उस जमाने में मुकाबला लगा करता था कि जी मैं बढ़ने नहीं दूंगा, और जो
शेख रशीद साहब ये कहा करते थे कि जी बढ़ जाएगा तो शर्तें लगा करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल है ये जो चंद बड़े बड़े टारगेट्स उनको दिए गए हैं उसमें से डेफिनेटली $1 की कीमत को कंट्रोल करना भी होगा। आमिर ज़िया साहब, अगर ये इसहाक डार साहब जो कि कभी इम्कान है, बल्कि अब कंफर्म ही समझिए, अब तो यहाँ पे हालात भी साजगार हैं, यहाँ आएंगे गिरफ्तार भी नहीं होंगे, फिर वो बेल हो जाएगी या जो भी उसके आगे मामलात होंगे, फिर वो चले जाएंगे, अपनी वजारत संभाल लेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? क्योंकि फ्रॉम वेयर आई सी इट ये डायरेक्टली एक तरीके से अदम एतमाद है शहबाज शरीफ साहब की अभी तक की हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर कि लंदन से बैठ के नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त इसहाक डार साहब के थ्रू अमूर हुकूमत अपने हाथ में लेने पड़ रहे हैं। एक तो आप इस जाविये से देख सकते हैं, लेकिन मैं एक और चीज को देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है नून लीग में बशमूल डार साहब, वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझते हैं कि देखिए पहले 5 माह वो लोग नहीं आए और वो इसलिए उन्होंने हैंड्स ऑफ रखे कि उन्हें गालिबन इस हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात थे कि क्या होगा। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान की तहरीक के कहते ना पूरा टीम पकड़ने के बावजूद और उस वक्त वो अपनी कहते ना मकबूलियत की एक अरूज पर है। अब वो ये उन्होंने फैसला किया तो यकीनन कोई इस तरह की यकीन दहानी कराई गई होगी या हुई है उनको कि जनाब चीजें जो है मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। और वो जो इमरान खान फौरन इलेक्शन मांग रहे हैं या फौरन चाहते हैं कि इस हुकूमत को वाइंड अप कर दिया जाए, तो वो गालिबन चीज नहीं होने जा रही। पहले तो मैंने डार साहब की अगर वापसी होती है जैसे कि हो रही है तो उससे मैंने ये एक नतीजा अख्ज़ किया है, पहली बात। दूसरा, मैं हमारी जो आप फरमा रही है कि एक तो मैं समझता हूँ कि राइवलरी है दोनों भाइयों में, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर ज़ाहिर है कि पहले दिन से कहा जा रहा था कि मिफ्ता जो है वो स्टॉप गैप मेजर के तौर पर आ रहे हैं। मिफ्ता साहब का चलाने का विजन जो था पार्टी में इकोनॉमी का डिफरेंट है इसहाक डार साहब के मुकाबले में। डार साहब की बारे में ही कहा जाता है कि जी ये बिजनेसमैन को बहुत कसके रखते हैं, बैंक्स के साथ बड़ा हार्ड निगोशिएट करते हैं, तो कुछ चीजें ये गालिबन इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए करेंगे। तो इनका रोल, बाज लोग इंटरप्रिटेशन की बात है कि जनाब वो शहबाज को अंडरमाइन कर रहे होंगे या सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि फिलवक्त जो है मिलके चलने की बात होगी कि जो इतना बड़ा चैलेंज नून लीग के सामने आ गया है कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिर चुका है, उनको बड़े सख्त फैसले करने पड़े हैं, तो वो कोशिश करेंगे जो उनको 4-6 महीने मिलते हैं मजीद या 7 महीने, उसमें वो चीजों को हैंडल कर सकें और जो उन्होंने ग्राउंड लूज किया है मकबूलियत का उसको थोड़ा सा रीगेन करें। तो ये तो उनका गेम प्लान है। अब हमें देखना है कि इमरान खान का क्या गेम प्लान होता है, वो एक अलग सर इमरान खान साहब का जो गेम प्लान है ये मुझे इस वक्त इसलिए समझ आज दोबारा नहीं आई क्योंकि आज जो तकरीर की उसमें उनके अपने फॉलोअर्स की मैं देख रही थी फीडबैक, जो वो इंतजार कर रहे थे कि शायद खान साहब आज कोई कॉल देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा ये ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा वो, लेकिन बहरहाल उनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़े से आज मुझे डिसअपॉइंटेड दिखाई दिया। तर क्या वजूहात आपको लगी? आज खान साहब ने कहा तैयार रहना, कॉल की हम देंगे, शॉर्ट नोटिस पे कॉल दूंगा, इतनी कोई तैयारियां नहीं होंगी, जलसों का धरनों का वक्त नहीं मिलेगा आपको, मैं बता दूंगा। तो आपको लगता है कि आज ये मुलतवी किया गया है फैसला, ये फैसला होना ही नहीं था? आज कोई कॉल की डेट नहीं दी खान साहब ने? देखिए मुझे भी नहीं लगता कि खान साहब के जहन में इस वक्त भी कॉल की कोई डेट है। खान साहब मुख्तलिफ चीजों को असेस कर रहे हैं। डार साहब की जो वापसी है ये क्लियर सिग्नल है कि दिस सिस्टम जो है इट्स हेयर टू स्टे। बुनियादी तौर पे वो खान साहब को ये पैगाम दे रहे हैं और खान साहब उनको आगे से डराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो तुर्की का जिक्र करते हैं, कभी वो ईरान का जिक्र करते हैं, तो वो एक तरह से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और खान साहब को भी पता है कि अगर अभी मैंने कॉल दे दी तो हो सकता है कि वो फिर उसके वो नताइज ना निकलें जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक खान साहब तकरीबन 90% श्योर नहीं होंगे कि मैं वो नताइज हासिल कर लूंगा, तब तक वो कॉल नहीं देंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर दफा वो कहते हैं तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, और आज भी बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कॉल देंगे। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज की थी कि मुझे नहीं लगता कि वो आज कॉल देंगे, इसलिए कि इस वक्त जो सिस्टम है वो सिस्टम मजबूत है। मजबूत किस तरह है कि जिन क्वार्टर से उनको मदद की या फिर सपोर्ट की जरूरत है वहां से उनको पूरी सपोर्ट है। तो जब तक वो वहां से उनको हमायत हासिल है, मुझे नहीं लगता कि खान साहब इस सिस्टम को इस तरह गिराने में कामयाब होंगे इतनी जल्दी। ठीक है, तो गुमन साहब इसका मतलब है हु ब्लिंक्स फर्स्ट ना, ये एहसाब की जंग है। खान साहब दबाव बढ़ाते भी हैं, फिर थोड़ी देर के लिए पीछे भी हट जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे एजिटेट करते हैं, फिर थोड़ा सा वक्त देते हैं। एहसाब की जंग है दोनों तरफ। तो फिर आखिर में तो यही इस पे ही बात आ जाएगी कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट।
دیکھیں ماریا، شام کو جب ہماری ملاقات ہوئی آفس میں تو آپ نے میرے سے یہی سوال پوچھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ جی کیا کال دینے جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا یہ کال نہیں دینے جا رہے. اب اس کے پیچھے چند زمینی حقائق ہیں، یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے. دیکھیں 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ میں سے اس وقت 16 کروڑ کے اوپر جو ہے حکومت کر رہے ہیں عمران خان صاحب. پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اے جے کے ہے، جی بی ہے، چلیں دو علیحدہ ہے لیکن اس سائڈ پہ کے پی اور پنجاب تو ہیں، دو صوبے آپ کے پاس. تو ساتھ ساتھ پریزیڈنسی میں آپ کا ایک نامینیٹڈ جو ہے پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے سپٹمبر 2023 ان کے پاس بھی پوزیشن ہے. سو عمران خان ڈائریکٹ ایک مین شراکت دار اسٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم کے اندر. تو اس سسٹم کو اگر انہوں نے گرانا ہے تو انہوں نے ایسے نہیں گرانا کہ چلو حملہ کر دو، اس کے بعد پتہ ہی نہ چلے کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیا عمران خان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کہ جو اسلام آباد کو چاروں طرف سے بلاک کر دیں؟ ایک سائڈ پہ کے پی ہے، پنجاب ہے، اے جے کے ہے، جی بی ہے، مفلوج کر دیں. تو مفلوج کر کے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا حاصل ہوگا؟ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس پارلیمان کے اندر آپ نے پارلیمان چھوڑا ہوا ہے اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کے پاس میجورٹی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی قانونی کو آئینی طریقہ کار آپ اپلائی کریں گے نا، مطلب کیسے ان کو آپ نے نکالنا ہے. تو بنیادی طور پہ عمران خان کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے یہی سوچا کہ شاید عمران خان کو سیاست نہیں آتی. عمران خان اس وقت ابھی جو اتر بات کر رہے تھے نا کہ وہ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ جلسے بھی کر رہے ہیں، وہ پریشرائز بھی تقریروں کے اندر پریشرائز بھی کرتے ہیں. اپنے جو ان کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. ہاں اس کے اوپر یہ آرگومنٹ ضرور ہو رہا ہے آج کل کہ جی ان کے ووٹر سپورٹر تھک گئے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بس کرو، اب کیا کر رہے ہیں یار، جنگ کرنی ہے تو کریں، لڑائی کرنی ہے تو کریں، ہم تو تیار ہیں، کب سے ہم نے کوئی تیل مالش لگایا ہوا ہے، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، تو آپ لڑائی کریں. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت جو سیاست میرے خیال میں پاکستان کے اندر کافی ایک کریٹیکل موڈ کے اندر ہے. میرے پاس خبر ہے، میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انیشلی پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک پلان تھا کہ سپٹمبر کے اندر جو ہم ایک حلہ بولیں گے اور جو ہے آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اس وقت آپ ملک کے اندر 1/3 آف جو کنٹری از انڈر دا واٹر، 35 ملین جو لوگ ہیں وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں. آپ کی اکانومی اس وقت ٹینک کی ہوئی ہے، آپ ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ ہیں. تو اگر ملک کے اندر آپ کی خدا نخواستہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کے حالات آلریڈی آپ کے سامنے ہیں، وہ بالکل ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو عمران خان کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ عمران خان کمفرٹیبلی پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، پنجاب میں اس کی اپنی حکومت ہے، سارے وہاں پہ درجنوں کی تعداد میں اس کو اور پنجاب حکومت بھی تو لینا چاہتے ہیں نا، اسے کوشش نہیں کر رہے، تو بڑی کوشش کر رہے پی ایم ایل این. وہ چلے وہ تو کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرف یہ اونٹ یہ بیٹھتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان میرے خیال میں، میری رائے ہے اس کے اوپر آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو بہت ہی کیئرفل آگے بڑھنا ہے. اور میرے خیال میں وہ اپنا وہ کیئر کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اساد کی جنگ ہے اس وقت بالکل ایک لڑائی لاسٹ فیز کے اندر ہے. یہاں پہ خان صاحب چھوٹا سا مس اسٹیپ کرتے ہیں تو وہ ان کا پورے کا پورا جو ماحول بنا ہوا وہ خراب ہو جائے گا. عمران خان جو ہے 2014 والا دھرنا نہیں کر رہے. اس وقت عمران خان اس پورے سسٹم کے اندر ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے. باقی کے پاس وہی تو میں نے عرض کیا کہ پنجاب میں جس پارٹی کے پاس حکومت ہو تو اس کے پاس پاکستان بہرحال. لیکن آج صحافیوں